CS301 डेटा स्ट्रक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि किस प्रकार डेटा स्ट्रक्चर को सिंपल और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हमने सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को रिवाइज़ किया था और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत एरे, स्टैक और क्यू के बारे में बात की थी कि ये किन सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। उसके बाद में सिंपल और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, उनके बारे में भी हमने बात की थी। और लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। तो अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे के कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्टरी रिव्यू करते हैं। उसके बाद हम उन्हें वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। अगला डेटा स्ट्रक्चर है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट भी एक लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। Linked list can alternatively be used to store data items. In linked list, space to store items is created as is needed and destroyed when space no longer required to store items. Hence, linked list is a dynamic data structure. Space acquire only when needed. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें भी जो डेटा एलिमेंट्स हैं उन्हें हम सीक्वेंशियली ही एक्सेस या ट्रैवर्स करेंगे। लेकिन एरे और लिंक्ड लिस्ट में मेन डिफरेंस ये है कि एरे में हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लीजिए हमने एक इंटीजर प्रकार का एरे डिक्लेयर किया, इंटीजर a ब्रैकेट में 10। तो इस स्टेटमेंट से 10 इंटीजर का एक एरे क्रिएट हो जाएगा और 10 इंटीजर्स के लिए मेमोरी में स्पेस सेव हो जाएगी, ऑक्यूपाई हो जाएगी। अब यदि हमें 10 में से केवल 5 इंटीजर्स की ही रिक्वायरमेंट रही तो बचे हुए 5 इंटीजर्स की जो स्पेस मेमोरी में एलोकेटेड है वो वेस्ट हो जाएगी और वो कंप्यूटर में किसी और चीज़ के लिए काम में आ सकती थी और उसके लिए भी वो यूज़ नहीं आएगी। और इसका उल्टा अगर हम केस माने, यदि हमने एक 10 इंटीजर का एरे डिक्लेयर कर दिया और हमें 11 या 12 इंटीजर्स एरे की रिक्वायरमेंट हुई प्रोग्राम एंड होने तक, तो वो 2 एलिमेंट्स हम मेमोरी में सेव कर नहीं पाएंगे। तो एरे एक प्रकार से स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमें पहले से ज्ञात होना चाहिए कि हमारे मैक्सिमम डेटा एलिमेंट्स किसी प्रोग्राम में कितने रिक्वायर्ड होंगी। यदि उससे कम यूज़ आते हैं तो हमारी वो मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, और यदि हमारे जो डेटा रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर जो हमने पहले से डिक्लेयर किया है एरे उससे ज़्यादा अगर होती है तो हम उस डेटा को सेव नहीं कर पाएंगे। वहीं लिंक्ड लिस्ट एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले हम तभी डेटा एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं जब उनकी रिक्वायर्ड होती है। जैसे मान लीजिए शुरुआत में 3 एलिमेंट्स को सेव करने की रिक्वायरमेंट आई तो मेमोरी में 3 लिंक्ड लिस्ट के एलिमेंट्स के लिए ही मेमोरी स्पेस रिज़र्व होगी। फिर अगर मान लीजिए 2 की और रिक्वायरमेंट आ गई तो 3 के बाद चौथा और 5वां एलिमेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। और यदि उसके बाद हमें सिर्फ वापस 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उन 2 एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी मेमोरी में उसी के अनुसार हम डेटा को सेव करेंगे, और जैसे ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम उसे मेमोरी से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसी सिद्धांत पर कार्य करने के लिए लिंक्ड लिस्ट एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा
क्योंकि इसमें हम मेमोरी तभी एलोकेट कर रहे हैं जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, और जैसे ही हमारी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है हम उस एलिमेंट को मेमोरी से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्री की। ट्री में हम मेजरली दो कैटेगरीज डिस्कस करते हैं, एक नॉर्मल ट्री और एक बाइनरी ट्री। तो दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो हम कंसीडर कर लेते हैं। ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ मेनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा कंटेनिंग ए hierarchical relationship between elements. And binary tree is a tree such that every node has at most two child and each node is labeled as either left or right child. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्री की। ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हायरार्किकल रिलेशनशिप अगर हमें डेटा के बीच में एस्टेब्लिश करनी है, उस सिचुएशन में हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को काम में लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, एक मैं रूटीन जनरल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी में एक सीईओ है, तो वो सबसे टॉप पे रहेगा। उसके नीचे 3 या 4 सीनियर मैनेजर्स हो सकते हैं। उन सभी मैनेजर्स जो हैं वो हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हों। उन मैनेजर्स के नीचे कई सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, और उन कई सारे एम्प्लॉयज़ के नीचे हो सकता है सपोर्ट स्टाफ हो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो टॉप से जब हम बॉटम की तरफ जाते हैं तो लेवल्स बढ़ते जाते हैं, एक हायरार्की एक जनरेट हो जाती है जिसमें टॉप से बॉटम तक एक स्ट्रक्चर बनता है हायरार्किकल। उस स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए हम ट्री का रिप्रेजेंटेशन यूज़ लेते हैं। ये तो हो गई ट्री की बात। बाइनरी ट्री में जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा उसमें हर एक नोड के नीचे मैक्सिमम 2 नोड होंगे, और वो 2 नोड अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राइट नोड या लेफ़्ट नोड कहलाएंगे। इसे हम एक डायग्राम के तरह देखते हैं। अब हम देख रहे हैं जनरल ट्री में जो रूट नोड है उसके 3 चाइल्ड नोड्स हैं, और उन 3 चाइल्ड नोड्स में पहले चाइल्ड नोड के 3 चाइल्ड नोड्स हैं, सेकंड का केवल 1 चाइल्ड नोड है, और आखिरी वाले नोड के 2 चाइल्ड नोड्स हैं। तो सबसे ऊपर का जो नोड है उसे हम रूट कहते हैं, आखिर की जो रूट्स होते हैं उन्हें हम लीफ कहते हैं, और जो कनेक्शन 2 नोड्स के बीच में है उसे हम एज कहते हैं। तो जनरल ट्री के एग्जांपल में हम मान सकते हैं रूट नोड को एज ए सीनियर मैनेजर या सीईओ, उसके बाद में कुछ सीनियर मैनेजर्स, और उसके बाद में नीचे अदर एम्प्लॉयज़। तो इस तरह का कैटेगराइजेशन या हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना होता है तो हम ट्री स्ट्रक्चर यूज़ में लेते हैं। बाइनरी ट्री इसके जस्ट पास में ही आपको दिख रहा होगा, इसमें मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं किसी भी एक रूट नोड के या किसी भी नोड के। तो यहाँ पे रूट नोड है, उसके 2 चाइल्ड्स, और उन दोनों ही 2 चाइल्ड्स के आगे 2 चाइल्ड नोड्स। कंप्यूटर साइंस में बात करें तो नेटवर्क डिवाइडेशन में हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर काम में लेते हैं, जहां हम नेटवर्क को आगे से आगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते जाते हैं। वहां जनरली हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर या ट्री रिलेशनशिप यूज़ में लेते हैं। और भी कई जनरल पर्पस एग्जांपल्स हमारे पास में होते हैं जिसमें हम हायरार्किकल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। उन सारी सिचुएशंस में हमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ इज़ अ सेट ऑफ आइटम्स कनेक्टेड बाय एजेस। ईच आइटम इज़ कॉल्ड अ वर्टेक्स और नोड। ग्राफ एक सेट ऑफ आइटम्स हैं जिसे हम डेटा में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डेटा रिप्रेजेंट होगा उससे हम वर्टेक्स या नोड कहेंगे। और इन सारे ही डेटा के बीच में जो कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने हैं हमें, उन्हें हम
एजेस कहते हैं। ट्रीज आर जस्ट लाइक स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय g equal to v comma e, where v is the set of vertices and e is the set of edges. अब जो ट्री है वो हम एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ है। स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ मतलब ट्री को हम ग्राफ का सबसेट भी कह सकते हैं। जैसे ही कुछ पर्टिकुलर एजेस ट्री में हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास में ग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम v, e यानी कि सेट ऑफ वर्टेक्स एंड e यानी कि सेट ऑफ एजेस बिटवीन दोज वर्टेक्स, इस सेट को हम मेंटेन करेंगे तो हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्री में एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो कोई भी नोड है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक पेरेंट नोड से कनेक्टेड होता है। एक से ज़्यादा कनेक्शंस किसी भी नोड के पेरेंट साइड वाली डायरेक्शन में नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी एक नोड जो है वो अपने से ऊपर के किसी लेवल से दो जगह से कनेक्ट होगा तो उस सिचुएशन में हम उसे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हम बात करते हैं ग्राफ के टाइप्स की। सबसे पहले बात करेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ की। अ ग्राफ हुज एजेस आर unordered pair of vertices, that is each edge connects two vertices in an undirected direction, तो उसे हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पर 4 वर्टेक्स हैं और 4 वर्टेक्स के बीच में चारों ही वर्टेक्स किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ वर्टेक्स जो दी गई है वो अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड का अर्थात है कि यदि दो नोड्स के बीच में एक वर्टेक्स एग्जिस्ट कर रही है, एक एज एग्जिस्ट कर रही है, तो उस एज से हम दोनों ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर डायरेक्टेड ग्राफ होता है तो हमें जो दी गई एज है उसमें एक एरो का निशान होगा, तो उस एरो के निशान के अकॉर्डिंग ही हम एक नोड से दूसरे नोड जा सकते हैं। एरो के रिवर्स डायरेक्शन में हम ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर एज की डायरेक्शन नहीं होगी। अगर दो नोड्स कनेक्टेड हैं तो एक नोड से दूसरे नोड तक बिना डायरेक्शन की चिंता किए हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ। तो पहला डायग्राम हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो 4 नोड्स हैं। पहला नोड सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड थर्ड से, और इस तरह से जो 4 एजेस हमारे पास में अवेलेबल हैं उन चारों एजेस में एक डायरेक्शन का या एक एरो का निशान है। तो जो एरो का निशान है उसी डायरेक्शन में हम एक नोड से दूसरी तरफ जा सकते हैं। एरो के रिवर्स डायरेक्शन में हम ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे। इन डायरेक्टेड ग्राफ a directional edge connect two nodes or vertex. If there is one edge from one vertex to another, then only this path can be followed. अगर दो नोड्स के बीच में केवल एक एज है और मान लीजिए दो नोड्स हैं A और B, और A से B की डायरेक्शन में एक एज है, तो हम नोड A से नोड B में तो जा सकते हैं लेकिन उस डायरेक्शन की रिवर्स डायरेक्शन यानी कि B से A में हम नहीं जा पाएंगे। इसका अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में वेटेड ग्राफ। अ ग्राफ हैविंग अ वेट और नंबर एसोसिएटेड विद ईच एज। तो यहाँ पर नंबर C नंबर का डायग्राम आप देखें। यहाँ पे 4 वर्टेक्स हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 5 वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स 0 वर्टेक्स 1 और 4 से कनेक्टेड है और उनकी रेस्पेक्टेड वेट्स हैं 3 एंड 4। वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 4 और 3 से कनेक्टेड है, उसकी वेट्स हैं 1 एंड 7।
वेटेड ग्राफ हम काम में लेते हैं उन सिचुएशंस में जहाँ पर दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने का एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है।